हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व पीवाईक्यूज 2021। सो मैं आपके सामने पीवाईक्यू सीरीज लेकर के आई हूं। 2021 में क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं एंड वो क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं अपकमिंग एग्जाम में। एंड उसके बेसिस पे क्या न्यू तरीके का क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकता है, किस तरह से नए क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है एग्जिस्टिंग क्वेश्चन के बेसिस पे, एंड सेम क्वेश्चन को किस तरह से रिपीट किया जाता है, एंड रिपीटेशन के अलावा सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करके कैसे क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, जिससे कि आपको ये लगता है कि क्वेश्चन नया है बट क्वेश्चन वही होता है। राइट। सो हम क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे। सो इस सेशन का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द स्कीम्स अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 enacted at different years arrange those schemes according to their year of enactment from the earliest to latest। so आपको बताना है कि सबसे पहले से अभी मतलब लास्ट टू अभी जो रिसेंट हुआ है। राइट। सो अर्लीस्ट का मतलब कि जो कि पुराना है, और ओल्डर वन, एंड लेटेस्ट का मतलब ऑब्वियसली न्यू वन। राइट। सो पुराने से नए की तरफ आपको आना है। राइट। सो अगेन मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगी। द स्कीम्स अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 इनैक्टेड एट डिफरेंट ईयर्स। जो प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 है वो डिफरेंट ईयर्स में इनैक्ट किया गया था। राइट। उसकी स्कीम्स को इनैक्ट किया गया था। अरेंज दो स्कीम्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर्स, मतलब आपको वो ईयर्स की जो जो स्कीम्स है ईयर वाइज अरेंज करना है। सो कैसे अरेंज करना है, लेटेस्ट टू अर्लीस्ट या फिर अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, मतलब पुराने से नए की तरफ। सो एक पहला देखेंगे इम्प्लॉयज पेंशन स्कीम्स, दूसरा है फैमिली पेंशन स्कीम, तीसरा है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, एंड चौथा है, आई मीन टू से दैट डी, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम। सो आपको इसको अर्लीस्ट टू लेटेस्ट में अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद में कौन आया था। आपके सामने एक क्वेश्चन है एंड ऑप्शंस में आप देखेंगे चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सो ऑप्शंस में दिया गया है, पहला है ए, सबसे पहले ए, फिर डी, फिर सी एंड बी का सीक्वेंस है, फिर दूसरा है ए सी डी एंड बी का सीक्वेंस, एंड तीसरा है डी। यहाँ पे होना चाहिए बी होना चाहिए, बी डी सी ए, या फिर होना चाहिए, अगेन वो सेम रिपीट हो गया है, यहाँ पे चेंजेस होने चाहिए। राइट। सो इस क्वेश्चन का सही फॉर्मेशन बताना है आपको। एनीवेज हम इसको सही तरीके से सीक्वेंस पे लेके आएंगे। सो इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन के सहारे से भी आप कर सकते हैं। राइट। आप देखेंगे कॉमन क्या है। राइट। सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए और सबसे पहले क्या आना चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई सा भी अगर आपको लगता है कि ये यहाँ पर होना चाहिए, तो ऑप्शन में आप देख करके कि कॉमन किस में है या फिर बिल्कुल डिफरेंट किस में है, किस में कौन सा ऑप्शन सही आपको लग रहा है, उससे भी ऑप्शंस को देख करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कभी कभी। राइट। सो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या आया था। सबसे पहले आपको देखना है क्या आया था। सो ऑब्वियसली, या तो अगर आपको अगर ये समझ में ना आए सबसे पहले कौन आया था, तो आप लेटेस्ट का देख लीजिए कि लेटेस्ट वन क्या है, लेटेस्ट वन क्या हो सकता है। तो लेटेस्ट वन क्या है, लेटेस्ट है इम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। इम्प्लॉयज पेंशन स्कीम सबसे लेटेस्ट वन है। राइट। सो ये सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि ये आपका लेटेस्ट है। राइट। सीक्वेंस वाइज करना है, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट करना है। तो देखेंगे कि ए सबसे लास्ट में कहाँ पे, मतलब अर्लीस्ट कहाँ, लेटेस्ट कहाँ पे है। सो देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 में ए दिया है सबसे लास्ट, मतलब कि लेटेस्ट वन है। राइट। सो इम्प्लॉयज पेंशन स्कीम हो गया आपका ए, जो कि सबसे लेटेस्ट है, और वो ऑप्शन 3 में ही है, बाकी में देखेंगे किसी में भी नहीं है। राइट। सो आपको अगर आपको एक पता चल जाए तो बाकी के एक या दो अगर आपको पता हो, आप अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिए कि सिर्फ आपने एक पकड़ा और बाकी के सारे क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया।
आपने देखा कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम सबसे लेटेस्ट वन है और आपको सब फट से ढूंढना है कौन से में, विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि आपका एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारी चीज़ों को एक एक करके देखिए और बिल्कुल बारीकी से देखिए और उसमें घुस जाइए, नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको स्मार्टली करना है। हम प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज की, ताकि हम इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए देखते ही। अगर नहीं भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लीजिए एंड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर हमने एलिमिनेशन का सहारा लिया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। ए थर्ड में दिया गया है जो कि लेटेस्ट वन है, और इसके अलावा किसी में भी थर्ड ए सबसे लास्ट में नहीं है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी भी मैच करेंगे इसमें, देखेंगे सी उसके बाद आया था, मतलब सी मतलब लेटेस्ट वन से जो ए है सबसे रिसेंट वन है, रिसेंट वन से पहले फिर आया था सी। सी क्या है? इम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम आया था, राइट। तो सी उसके पहले आया था। उसके पहले क्या आया था देखेंगे, इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम आया था या फिर फैमिली पेंशन स्कीम आया था। सो ऑब्वियसली इम्प्लॉय के बारे में होगा, फिर उसके बाद फैमिली की बात आएगी। तो डी इसमें सबसे पहले हो जाएगा, इसके बाद बी होगा। यहाँ पे डी डी हो गया, डी के बाद बी होना चाहिए। तो सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सबसे पहले आएगा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, सबसे पुराना जो कि है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम। उसके बाद आया फैमिली पेंशन स्कीम, फिर उसके बाद आया था एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, एंड सबसे लेटेस्ट वन है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज गिवन बाय। आपको बताना है सिस्टम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज गिवन बाय। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए मैक्स वेबर, बी चेस्टर बर्नार्ड, सी रॉबर्ट ओवन एंड डी एफ डब्ल्यू टेलर। आपको इसका क्वेश्चन बताना है, सिस्टम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज गिवन बाय। तो सिस्टम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा दिया गया था, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। सो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना कि वैक्स वेबर, रॉबर्ट ओवन भी नहीं है, एफ डब्ल्यू टेलर भी नहीं है। एफ डब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था। सो यहाँ पर चेस्टर बर्नार्ड इसके राइट आंसर होंगे। चेस्टर बर्नार्ड ने सिस्टम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया था। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चेस्टर बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, allowing past performance appraisal rating to unjustifiably influence current rating is known as। पहला है ए है रेटर इफेक्ट, बी है प्राइमेसी इफेक्ट, सी है स्पिल ओवर इफेक्ट एंड डी है स्टेटस इफेक्ट। क्या है, कौन सा इफेक्ट होता है इस पे? allowing past performance appraisal rating to unjustifiably influence current rating is known as। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पिल ओवर इफेक्ट, राइट। आगे बढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन एनालिसिस इज एसोसिएटेड विथ। ट्रांजैक्शन एनालिसिस किससे एसोसिएट करता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, बी है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, सी है यूनियन मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड डी है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। ट्रांजैक्शन एनालिसिस किससे एसोसिएट करता है? क्या इंटरपर्सनल से करता है, या फिर इंट्रापर्सनल से करता है, यूनियन मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट से करता है, या फिर इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट से करता है? सो ऑब्वियसली ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एसोसिएट करता है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से। ट्रांजैक्शन जहां पे होता है, जहां पे आदान प्रदान होता है, तो वहां पे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिसर्स आर टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या क्वेश्चन है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिसर्स आर टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला है, ए है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, बी है चीफ अकाउंट्स ऑफिसर,
सी है इंश्योरेंस कमिश्नर एंड डी है फिनांस एडवाइजर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपके सामने ऑप्शंस हैं, पहला है ए बी डी ओनली, दूसरा है ए बी सी ओनली, तीसरा है ए सी डी ओनली एंड चौथा है बी सी डी ओनली। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? कौन करता है अपॉइंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन अपॉइंट होते हैं? तो देखेंगे सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, दैट इज ट्रू क्योंकि सेंट्रल की बात हो रही, तो सेंट्रल कमिश्नर की जब बात आएगी तो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कौन करता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा। चीफ अकाउंट्स ऑफिसर भी सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। इंश्योरेंस कमिश्नर नहीं करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, बल्कि फिनेंशियल एडवाइजर को सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो इन तीनों में से ए बी एंड डी आर द करेक्ट वन। सी इंश्योरेंस कमिश्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए बी एंड डी, और जो कि ए बी डी दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। फादर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग किसको बोला जाता है? आल्डरफोर्ड ऑब्सबॉर्न, डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग, फ्रैंक एंड विलियम गिलब्रेथ, या फिर डी थॉमस पीटर्स। फादर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग आल्डरफोर्ड ऑब्सबॉर्न को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 मतलब ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शंस। Changes in product demand that increase the product price will raise the marginal revenue product of labor and therefore increase the demand for labor. A है, एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ देती हूँ। बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके बेसिस पर। स्टेटमेंट है changes in product demand that increase the product price will raise the marginal revenue product of labor and therefore increase the demand for labor. A है the statement is wrong, ये statement wrong है। The second option is B, the statement is correct। C है the demand for product has nothing to do with marginal revenue product of labor, and D है even if the demand for product increase the marginal physical product of labor shall remain constant। क्या ये सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये करेक्ट है कि जब चेंजेस होते हैं प्रोडक्ट में तो डिमांड क्या होता है? दैट इंक्रीज द प्रोडक्ट प्राइस विल रेज द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड देयरफॉर इंक्रीज द डिमांड फॉर लेबर। यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का, एंड आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड आपने एंजॉय किया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। एंड ऐसे ही अगर आपको वीडियोस मेरे पसंद आते हैं, सेशन पसंद आता है, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आपको आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कोई मिलते हैं या फिर आपको लगता है कि वो मेरे अलावा उनको भी हेल्प कर सकते हैं, तो आप उनके साथ भी मेरे वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं एंड यू कैन लेट देम नो अबाउट दिस चैनल एज वेल। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।